डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जिसने वक्त, हालात, जज्बात सब बदल दिए थे, है ना। अब न्यूट्रॉन नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट, जो बाकी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे उनके जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो थॉमसन जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो हमने उनके मॉडल को टाटा बाय बाय कर दिया। आप अपनी मन मर्जी से किसी भी शेल में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते कि चल यार के शेल में 10 इलेक्ट्रॉन डाल दो, एल में 5 डाल दो, हो गया। नहीं, आप अपनी मन मर्जी से किसी भी शेल में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते। किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n² वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज साना नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, एंड आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ स्प्रिंट बैच के आज के सेशन में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक वन शॉट रिवीजन सीरीज विच इज द स्प्रिंट बैच। यस, एंड आज बारी है स्प्रिंट बैच में हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो हर बार की तरह बच्चा हम अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को फिर से गो थ्रू करेंगे एंड अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो आर यू गाइज रेडी? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम अपने चैप्टर को करेंगे रिवाइज एंड देन अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि एटम के अंदर हम छलांग मारने वाले हैं। अब अगर आपको चैप्टर नंबर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स याद हो तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी एंड उसमें से एक चीज थी बच्चा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसने वक्त, हालात, जज्बात सब बदल दिए थे, है ना। तो in 1808 Dalton presented his atomic theory to explain the properties of matter. Dalton's atomic theory of matter became one of the foundations of modern chemistry. वक्त, हालात, जज्बात सब बदल दिए थे एंड उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी और एंड एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि एटम क्या होता है, एटम इज इनडिविजिबल, यानी कि एटम को और स्मॉलर पार्टिकल्स में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एटम इज इनडिविजिबल। बट प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यस, तो देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट एटम वाज इनडिविजिबल। ठीक है, यानी कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, बट द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनसाइड द एटम डिसप्रूव्ड दिस पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अब बच्चा हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, उनका मास क्या है, चार्ज क्या है, उनके बारे में हम अब जानने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के साथ। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम वाज शोन बाय बच्चा जे थॉमसन इन 1897। अब जे थॉमसन ने क्या करा था? जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या था? इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ली एक डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, उन्होंने ली एक डिस्चार्ज ट्यूब एंड उसमें उन्होंने लगाई मेटल प्लेट्स। फिर यहां पे उन्होंने एक हाई वोल्टेज जनरेटर लिया, यानी छोटी मोटी वोल्टेज नहीं, हाई वोल्टेज। यस, एंड जो मेटल प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो आपकी कैथोड हो गई, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो एनोड हो गई। उन्होंने यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए एंड डिस्चार्ज ट्यूब में देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एयर एट वेरी लो प्रेशर। एंड देन यहाँ पे उन्होंने क्या करा? यहाँ पे उन्होंने कर दी जिंक सल्फाइड की कोटिंग, जो कि ग्लो करती है, जो कि चमकती है जब पार्टिकल उस पे स्ट्राइक करता है। तो अब क्या हुआ बच्चा? जब उन्होंने हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो उन्हें क्या देखने को मिला कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं, जिनका नाम क्या पड़ा? कैथोड रेज। एंड दोज रेज consist of negatively charged particles and those negatively charged particles are nothing but electrons। ठीक है, नाम तो सुना होगा ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज, ठीक है, थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर। तो उन्होंने क्या कंडीशंस ली? हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अब देखो, स्ट्रीम्स ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द कैथोड, दीज स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स वर कॉल्ड कैथोड रेज। ठीक, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। It was concluded that all the atoms contain negatively charged particles called electrons. Right? अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम जान तो गए हैं, तो अब उनके मास एंड चार्ज को भी देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास है आपके पास 9 × 10 की पावर -31 kg। कैन यू इमेजिन कि ये नंबर कितना छोटा है? ठीक है, देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन देखो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव चार्ज है ये, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, बट हम रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को क्या ले लेते हैं? ये तो चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन पे, बट यार 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम है ना, उसकी बजाय हमने अपना काम आसान करने के लिए क्या ले लिया? रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ले लिया, जो कि आपका क्या है? -1। ठीक है बच्चा, समझ आ गई कहानी? तो एटम के अंदर तो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, बट एटम आपका न्यूट्रल होता है, तो मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा, तभी नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं एंड एटम आपका न्यूट्रल हो रहा है। तो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? Since atoms contain negatively charged particles, that is the electrons, it must contain equal number of positively charged particles. सही बात है। तो अब बच्चा, ये कहानी हमारे को समझ आ गई। अब गोल्डस्टीन पे आते हैं। गोल्डस्टीन ने क्या करा बच्चा? गोल्डस्टीन का भी एक्सपेरिमेंट सिमिलर सा था, ऑब्वियसली बिल्कुल सेम थोड़ा था, सिमिलर सा एक्सपेरिमेंट था, बट उन्हें क्या देखने को मिला? उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट करा, उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस भी करे, तो उन्हें क्या देखने को मिला? देखिए, व्हेन गोल्डस्टीन पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर, तो यहां पे भी आपका हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर हो गया, बट यहां उन्हें क्या देखने को मिला? उन्हें देखने को मिला कि streams of heavy particles were given out by the anode। अब particles कहां से आ रहे थे? anode से आ रहे थे, and those particles were positively charged। देखिए, streams of heavy particles were given out by the anode। These streams of particles are called anode rays या फिर canal rays। So Goldstein is credited with the discovery of anode rays या फिर canal rays, and these anode rays consist of positively charged particles which were ultimately प्रोटॉन्स। सही बात है, क्लियर है कहानी? तो चलिए अब प्रोटॉन के भी मास एंड चार्ज को देख लेते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन के मास को देखा था, विच वॉज 9 × 10 की पावर -31 kg। सही बात है। प्रोटॉन के मास को देखो, 1.6 × 10 की पावर -27 kg। तो एक बात बताऊं बच्चा, आपके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके रफली 2000 टाइम्स हेवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन से। आपके जो प्रोटॉन्स है दे आर रफली 2000 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, बट इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। सो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए रिलेटिव चार्ज लिया था -1, वैसे ही प्रोटॉन के लिए रिलेटिव चार्ज कितना होता है? +1 होता है। राइट, क्लियर है कहानी? समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। चलिए अब इलेक्ट्रॉन देख ले बच्चा, प्रोटॉन की कहानी क्लियर हो गई है। तो अब आते हैं न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने करी थी 1932 में। अब न्यूट्रॉन नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। द न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन एन एटम। ठीक है, अब न्यूट्रल है यानी कि चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? नो चार्ज, ऑब्वियसली इट इज न्यूट्रल। मास कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -27 kg। तो ये थी कहानी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। राइट, क्लियर हो गई है? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट, अब यार देखो, अब
एटम के अंदर ये पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड है ये जानने की क्यूरियोसिटी जो है साइंटिस्ट में आने लगी, एंड इसी से हमें क्या मिलने लगे, इसी से हमें मिलने लगे मॉडल्स ऑफ एटम, राइट। इससे हमें क्या मिलने लगे, मॉडल्स ऑफ एटम मिलने लगे। बट एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूं, जो मॉडल्स ऑफ एटम्स हम पढ़ रहे हैं बच्चा, जब ये आए थे तब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इन मॉडल्स में आपके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात करी गई है, न्यूट्रॉन तो उस टाइम पे डिस्कवर्ड ही नहीं थे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, व्हेन जे थॉमसन प्रपोज्ड हिज मॉडल ऑफ एटम इन 1904 देन ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर नोन टू बी प्रेजेंट इन द एटम। न्यूट्रॉन के बारे में किसी को पता नहीं था, तो मॉडल में उसकी बात भी नहीं करेगी। ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं है उस चीज की हम बात भी कैसे करेंगे, राइट। तो चलिए अब जे थॉमसन के मॉडल को देखते हैं। बिल्कुल एकदम बहुत ही आसान मॉडल है, वाटरमेलन मॉडल बोलो, प्लम पुडिंग मॉडल बोलो, बोला क्या था उन्होंने अपने मॉडल में, ठीक है। सो जे थॉमसन वाटरमेलन को देखते हुए, इज दिस एन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो क्या था उनके मॉडल में बच्चा, उन्होंने बोला कि जैसे आप तरबूज को काटते हो है ना, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो रेड वाला पार्ट होता है ना, ये जो रेड वाला पार्ट होता है ये पूरा फैला होता है ना, ये पूरा यूनिफॉर्मली फैला होता है, एंड इस रेड वाले पार्ट में बीज धसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप तरबूज को काटो तो इस तरफ, इस वाले हाफ में सारा रेड रेड पार्ट एंड इस तरफ सारे बीज, नहीं, पूरा रेड पार्ट फैला होता है एंड उसमें बीज धसे होते हैं। वैसे ही एटम में होता है, एटम में पूरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली फैला होता है एंड उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं। इंग्लिश में बोले तो एम्बेडेड, ठीक है, अंग्रेजी इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, ठीक है। तो एटम में आपका पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, उसमें धसे हुए हैं। तो इसीलिए उनके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भाई एक और एग्जांपल ले लो, राइट। जैसे कि आपकी प्लम पुडिंग होती है, प्लम पुडिंग माने देसी भाषा में बोले तो ड्राई फ्रूट वाला केक। जैसे आपका ड्राई फ्रूट वाला केक है, प्लम पुडिंग है, उसमें ये जो पुडिंग वाला पार्ट है ना, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, एंड जैसे उसमें ड्राई फ्रूट्स धसे हुए हैं, प्लम्स धसे हुए हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी धसे हुए हैं। तो प्लम पुडिंग मॉडल हो गया। अब मैं आपको एक देसी वर्जन देती हूं, मैं आपको देती हूं हलवा मॉडल, ठीक है। ये मेरा देसी वर्जन है ना, सानिया मैम स्पेशल। अब जैसे आपके हलवे में ये सूजी या आटा पूरा ऐसे फैला होता है एंड उसमें ड्राई फ्रूट्स धसे होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ओके, चलिए बहुत बढ़िया बच्चा। तो देख लो उनके मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या थे। Thomson proposed that an atom consists of a positively charged sphere and electrons are embedded in it. यही मैंने आपको बताया। Next, the negative and positive charges are equal in magnitude. जितना बच्चा आपके पास नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, लेट अस सपोज आपके पास नेगेटिव चार्ज है -15, तो उतना ही मैग्नीट्यूड का आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, यानी कि +15। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे एंड आपका जो एटम है it will become electrically neutral as a whole. तो देखिए, the negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. जितना नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है उतना ही पॉजिटिव चार्ज का है, तो आपका जो एटम है it becomes electrically neutral as a whole. तो ये तो थे थॉमसन के पोस्टुलेट, दिस इज द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो उन्होंने ये मॉडल दे दिया, बट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अभी इस समय आज के टाइम हम इस मॉडल को नहीं यूज करते, मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें लिमिटेशंस रही होंगी, तभी हमने इस मॉडल को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो अब क्या थी बच्चा थॉमसन के मॉडल की लिमिटेशन। जैसे उन्होंने अपना मॉडल दिया तो वैसा तो नहीं ना कि ओहो थॉमसन ने अपना मॉडल दे दिया, चलो लैब्स पे ताले लगा दो, एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो, एटम का मॉडल आ गया है, ऐसा तो है नहीं। एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, है ना, रिसर्च होती रहती है। तो और साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो उन एक्सपेरिमेंट्स में जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आ रही थी ना, वो थॉमसन के मॉडल के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी। वो कंफ्यूज हो गए, वो गए थॉमसन अंकल हमने ये एक्सपेरिमेंट करा, ये ऑब्जर्वेशन है, जरा एक्सप्लेन करना अपने मॉडल के हिसाब से। सो थॉमसन अंकल वाज लाइक, यू आस्क गुड क्वेश्चन,
but your question hurt me, है ना? So Thomson was not able to explain, बच्चा. So Thomson was not able to explain the result of experiment carried out by other scientists. जो बाकी scientists experiments कर रहे थे, उनके जो results आ रहे थे, वो थॉमसन जी explain नहीं कर पाए थे, तो हमने उनके मॉडल को टाटा बाय बाय कर दिया. ठीक है, क्लियर है कहानी. चलते हैं नेक्स्ट मॉडल पे, विच इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. अब रदरफोर्ड वाज आल्सो इंटरेस्टेड टू नो कि जी एटम के अंदर ये पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, विच इज द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. देखिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम. रदरफोर्ड डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस. तो क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा बच्चा? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अब इस एक्सपेरिमेंट के नाम को ही देख के आपके दिमाग में दो सवाल आ रहे होंगे. क्या कि भाई गोल्ड फॉइल ही क्यों है? गोल्ड फॉइल ही क्यों? एल्यूमिनियम फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कर लेते भाई, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्यों? एंड देन नेक्स्ट सवाल आ रहा होगा कि अल्फा पार्टिकल क्या है भला. ठीक है, तो दोनों सवालों का जवाब मिलेगा. सबसे पहले गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. तो गोल्ड फॉइल क्यों बचा? बिकॉज उन्हें चाहिए थी बहुत 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 ही थिन फॉइल. बेसिकली ही वांटेड द थिनेस्ट पॉसिबल फॉइल. जितनी पतली हो सकती है, जितनी थिन फॉइल हो सकती है, वो उन्हें चाहिए थी. एंड गोल्ड से बेटर कौन है? गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मेटल. तो गोल्ड से बेटर कौन है इस काम के लिए? राइट. सो ही वांटेड अ वेरी थिन फॉइल, हेंस ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल. दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 atoms thick. It was extremely thin. ठीक. नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस. बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स होते हैं आपके ये हीलियम 2+. ये होते हैं आपके अल्फा पार्टिकल्स एंड ये काफी एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं. ये सिंघम पार्टिकल्स हैं बेसिकली आपके. ठीक है, सो अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस. Since they have a mass of 4u, the fast moving alpha particles have a considerable amount of energy. काफी energetic particles होते हैं. So basically रदरफोर्ड अपने मॉडल में क्या करना चाहते थे बच्चा? वो एक पतली से पतली, जितनी पतली फॉइल हो सकती है वो लेना चाहते थे एंड उस पे ऐसे अल्फा पार्टिकल फेंक के मारना चाहते थे. ठीक है, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. ठीक है, ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था. ये क्या हो गया? बेसिकली ये हो गया आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है, ये था आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. यहां से अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल गोली की तरह ढिशक्यां निकल रहे थे. ये रही आपकी गोल्ड फॉइल. पीछे उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी ताकि भाई पता लगे कि पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास होके कहां जाके टकरा रहा है. क्लियर है कहानी बच्चा? एक बार इसको देख लो अच्छे से. हाँ ठीक है, समझ आ गया. तो ये था उनका बेटा एक्सपेरिमेंटल सेटअप. यहां से अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल डिस्क्याउं करके गोल्ड फॉइल पे पड़ रहे हैं. पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी हुई है ताकि जब अल्फा पार्टिकल्स जो हैं गोल्ड फॉइल से पास करें तो वो कहां जाके टकरा रहे हैं वो उन्हें देखने को मिले. राइट, क्लियर हो गई है कहानी. तो चलिए, ये तो था उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप. अब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें क्या ऑब्जर्व करने को मिला, आइए देखते हैं. द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड results. Most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil. Most of the alpha particle बेटा बिल्कुल gold foil से सीधा निकल गए. बिल्कुल सीधा निकल गए. You can see here most of the alpha particles जो है बच्चा पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, है ना. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधा निकल गए. आप इसको ऐसे बड़ी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. ये आपकी गोल्ड की फॉइल है एंड अल्फा पार्टिकल्स जो है जा रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आप देख सकते हैं कि पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल बिल्कुल करके. राइट, उसके बाद नेक्स्ट, Some of the alpha particles were deflected by small angles. कुछ अल्फा पार्टिकल्स में बेटा स्मॉल डिफ्लेक्शन देखी गई कि अल्फा पार्टिकल ऐसे गया, मैं तो रास्ते से जा रहा था, ठीक है, स्मॉल डिफ्लेक्शन उसमें हो गई. राइट, तो आप इसको यहाँ पे और अच्छे से देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधा निकल गए, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल. Then next observation, surprisingly 1 out of every 12,000 particle appear to rebound. ऐसा देखने को मिला बेटा कि 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था, ठीक है, जो बिल्कुल सीधा गया एंड बिल्कुल हेडशॉट लेके यू टर्न मार के वापस आ गया. राइट, तो आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा गया, कुछ तो हुआ,
कुछ तो हुआ भाई कि बिल्कुल यू टर्न मार के वो वापस आ गया। सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शंस देखने को मिली एंड 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड के सीधा गया, बिल्कुल हेडशॉट, पट से हेडशॉट एंड यू टर्न मार के वापस आ गया, राइट। तो ये थी उनकी ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? देखो बच्चा, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है, राइट। आपने थर्मामीटर लगाया, उसमें टेम्परेचर लिखा हुआ है 101 डिग्री, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है कि टेम्परेचर आया है 101 डिग्री। अब उससे आपने कंक्लूजन या नतीजा क्या निकाला कि आपको फीवर है। तो ये तो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, उन्हें ऐसा कुछ देखने को मिला। अब इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, आइए देखते हैं, राइट। तो यहां तो उनका पलट मोमेंट हो गया है ना, जो यू टर्न मार के वापस आ रहा है, तो पलट मोमेंट हो गया, पलट 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 गया, राइट। चलिए ओके, तो अब उनकी कंक्लूजन्स क्या थी? ऑब्जर्वेशन तो हो गई, कंक्लूजन क्या थी? रदरफोर्ड concluded from the alpha particle scattering experiment that most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected। उन्होंने कहा बच्चा कि most of the alpha particles जो हैं वो बिल्कुल सीधे निकल गए हैं। इसका मतलब है कि most of the space inside the atom is empty। अब let us suppose यार आप गाड़ी वाड़ी चला रहे हो रोड पे एंड आपकी गाड़ी बिल्कुल सीधी चली जा रही है, बिल्कुल स्पीड पे सीधी चली जा रही है। इसका मतलब है कि रोड पे ट्रैफिक नहीं है, रोड खाली पड़ी है, तभी आप बिल्कुल जूम करके सीधा निकल गए। वैसे ही most of the space inside the atom is empty। Why? Because most of the alpha particle बेटा सीधे निकल गए, उनको रास्ते में कोई अड़चन नहीं मिली, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिली। Very few alpha particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies a very little space। अब alpha particles क्या हैं? alpha particles आपके positively charged particles हैं। अब positively charged particles को deflect करने की हिम्मत कौन रखेगा? पॉजिटिव चार्ज ही रखेगा, सही बात है। एंड क्योंकि थोड़े से ही अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो थोड़ी सी ही जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। ये आपका एटम है, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ी सी ही जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए थोड़े से ही अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करता तो आपके ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते, सही बात है। सो इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज very little space। Next, a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर बेटा आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, माना वो थोड़ी सी ही जगह लेके बैठा है, माना वो छोटा सा ही है, बट उसे कम समझने की गलती मत करना, वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ठीक है। तो एटम के अंदर जो ये, आप बेसिकली बॉल से ही समझ लो, एटम के अंदर जो ये बॉल है ना, वो एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज लिए बैठी है, वो एटम का ऑलमोस्ट पूरा मास लिए बैठी है, ठीक है। एंड वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, मतलब जो पार्टिकल्स तो उसके आसपास से निकले उनको स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई, बट जिस पार्टिकल की बेचारे की किस्मत खराब थी, जो बिल्कुल पट से यहां पे गया, वो बिल्कुल यू टर्न मार के वापस आ गया। तो मतलब ये जो बॉल है ना बेटा, ये इतनी हार्ड है, डेंस है, स्ट्रॉन्ग है कि इसने इतने एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को भी यू टर्न करवा दिया, राइट। तो ये जो आपकी हार्ड डेंस स्ट्रॉन्ग बॉल है एटम के अंदर, यही क्या है? यही है न्यूक्लियस, ठीक है, यही है न्यूक्लियस। सो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम एंड दैट इज नथिंग बट न्यूक्लियस, ठीक है। वो क्या है? न्यूक्लियस है। तो देखिए, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, ऑब्वियस सी बात है ना। हमने अभी पीछे क्या पढ़ा कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट पूरा मास जो है वो वहीं पे है, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड। Yes, nucleus of an atom is very small as compared to the size of the whole atom। न्यूक्लियस जो है बेटा, एक तो एटम इतना छोटा और न्यूक्लियस उससे भी ज्यादा छोटा। The radius of the nucleus is about 10 की पावर 5 times less than the radius of the atom। मतलब आपका जो न्यूक्लियस है वो बहुत 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 छोटा है इन कंपैरिजन टू द एटम, बट वो न्यूक्लियस क्या है बेटा, कम मत समझ लेना उसको, ठीक है। क्लियर है कहानी? ऑब्जर्वेशन समझ आए, उससे कंक्लूजन क्या निकाला समझ आया। तो अब फाइनली बच्चा चलते हैं हम रदरफोर्ड के मॉडल पे,
ठीक है, फाइनली हम चलते हैं रदरफोर्ड के मॉडल पे। तो एक बार अच्छा ये कहानी बता देती हूं। तो देखो भाई, प्रोटॉन्स की कहानी तो उन्होंने सॉर्टेड कर दी है ना, प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो सॉर्टेड हो गया। अब बारी आई इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन्स कहां है, इलेक्ट्रॉन्स कहां है एटम में। तो उन्होंने कहा देखो भाई देखो, ओके 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 बता रहा हूं। उन्होंने कहा जैसे सन के आसपास प्लैनेट्स घूमते हैं सर्कुलर पाथ में, वैसे ही एटम में न्यूक्लियस है एंड उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं सर्कुलर पाथ में, राइट। उन्होंने ऐसे बोला कि ये रहा सन, आपके प्लैनेट्स घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में, वैसे ही न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में। तो प्रोटॉन्स का सीन उन्होंने सेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को भी बिल्कुल सॉर्टेड कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम which had the following features. There is a positively charged center in an atom called the nucleus. Yes ma'am, आपने बता दिया। Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in circular paths, यही मैंने आपको बताया। The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. तो ये तीनों पॉइंट्स बच्चा हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब फिर से मैं आपको बता देती हूं, आज के समय में हम इस मॉडल को भी नहीं पढ़ते, इस मॉडल को भी हमने नहीं ले रखा, मतलब इसमें भी कोई ड्रॉबैक आई थी, क्लियर है। तो अब रदरफोर्ड के मॉडल की ड्रॉबैक क्या थी, आइए देखते हैं। अब रदरफोर्ड ने क्या बोला बेटा, रदरफोर्ड ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के आसपास चक्कर काट रहे हैं सर्कुलर पाथ में। तो अब प्रॉब्लम क्या आई, देखो एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। हमें बहुत अच्छे से पता है कि कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इट विल अंडरगो एक्सेलरेशन। एंड जब कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी लूज करता है। देखिए ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी रेडिएट करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास आराम से घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब वो एक चार्ज पार्टिकल है, इट इज अंडरगोइंग एक्सेलरेशन, तो वो एनर्जी लूज करेगा। तो अब पहले इलेक्ट्रॉन इज लाइक ये धड़म, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर गया, एटम आपका कोलैप्स हो गया, मैटर आपका कोलैप्स हो गया, कोलैप्स कोलैप्स कोलैप्स। बट हमें पता है कि भाई कुछ कोलैप्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में जाके नहीं गिर रहा है। रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से गिर जाना चाहिए था, ठीक है, बट नहीं गिर रहा है। सो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। सो देखिए, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। बट ऐसा तो नहीं होता है, मतलब ये ड्रॉबैक आ गया। If this were so, the atom would be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable, so this was the drawback of Rutherford's model of atom. And एक बात बता दूं बच्चा, वैसे तो सारे मॉडल्स ही इंपॉर्टेंट है, बट रदरफोर्ड की अगर मैं बात करूं तो रदरफोर्ड में एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या थी, कंक्लूजन क्या था, मॉडल क्या था, ड्रॉबैक्स, ये पांचों पार्ट्स, ये जो पांचों चीजें हैं ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वैसे तो सब कुछ ही आना चाहिए, यस, बट इनका आप खास ख्याल रखना, ओके। चलिए ड्रॉबैक हो गई है, तो अब ड्रॉबैक आ गई है तो समय आ गया है नेक्स्ट मॉडल को पढ़ने का, है ना। तो अब नेक्स्ट मॉडल है आपका बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर वाज लाइक, मेरे भाई रदरफोर्ड को कोई कुछ नहीं कहेगा, उसने बिल्कुल न्यूक्लियस का सीन अच्छे से सेट कर दिया, भाई बता दिया सारी कहानी। प्रॉब्लम तो इलेक्ट्रॉन में आ रही है ना, कोई बात नहीं, मैं इस ड्रॉबैक को ओवरकम कर लूंगा, बट मेरे भाई रदरफोर्ड को कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। चलिए, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, नील्स बोहर पुट फॉरवर्ड मॉडल ऑफ एटम इन 1913। तो जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स आए वो किसने ओवरकम करे बच्चा, नील्स बोहर ने ओवरकम करे बाय गिविंग द मॉडल ऑफ एटम। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई न्यूक्लियस तो बिल्कुल सेट है, उसको मैं नहीं छेड़ रहा, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की, मैं बताता हूं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सो दे आर अंडरगोइंग एक्सेलरेशन, दे आर लूजिंग एनर्जी, न्यूक्लियस में गिर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं, ठीक है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, वो एमी कहीं नहीं घूम सकते कि ठीक है आज मन करा तो यहां घूम लिया, आज मन करा तो यहां घूम लिए।
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कुछ सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स क्या होते हैं बेटा? ये स्पेशल टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं जिनका अपना रेडियस होता है, अपनी एनर्जी होती है। यस, तो इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं एंड जब तक इलेक्ट्रॉन्स ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं तब तक ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। ठीक है, घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, जब तक डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूम रहे हैं दे विल नॉट रेडिएट या लूज एनर्जी। तो जो स्यापा आ रहा था वो तो हमने हटा दिया। क्लियर है कहानी? तो देखिए, ये था आपका एनर्जी रेडिएटिंग ऑर्बिट, मतलब रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को ऐसे घूम घूम के ऐसे धड़म करके गिर जाना चाहिए था। बट बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूमता है एंड जब तक वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में है इट विल नॉट रेडिएट एनर्जी, वो वैसे ही घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। ठीक है, स्यापा दूर करो। ठीक है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि बोहर का मॉडल क्या है। Only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. तो जो प्रॉब्लम आ रही थी कि एनर्जी रेडिएट हो रही है, इलेक्ट्रॉन गिर गया, वो सब दूर हो गई हैं। राइट, क्लियर है कहानी? चलो बहुत बढ़िया। So while revolving in the discrete orbits, the electrons do not radiate energy. अब ये जो आपके डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं ना बेटा, जैसे मैंने क्या बोला, इनका अपना रेडियस होता है, इनकी अपनी एनर्जी होती है, तो इसलिए हम इन्हें एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स भी कहते हैं। इसीलिए हम इन्हें एनर्जी लेवल्स या फिर एनर्जी शेल्स भी कहते हैं। राइट, तो चलिए अब इनका कुछ नामकरण भी करना पड़ेगा। तो देखो, the electrons revolve rapidly around the nucleus in fixed circular paths called energy levels या shells. These energy levels और shells are represented in two ways. या तो हम इनको नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4, बट ऐसा होता है ना यार कि आपको कुछ चाहिए होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे एक्सेलरेशन के लिए A, वेलोसिटी के लिए V, है ना। वैसे ही ये जो आपके ऑर्बिट्स हैं, ये जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी शेल्स हैं, इनको नंबर दिया 1 2 3 4, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं n, कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। तो एक तो तरीका हो गया कि हम इन्हें नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4, एंड एक तरीका हो गया अल्फाबेटिकली K L M N एंड सो ऑन। ठीक है, सो एक तो नंबर से है कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड लेटर्स है K L M N O P एटसेट्रा। राइट, द एनर्जी लेवल्स आर काउंटेड फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड्स। यस, क्लियर है कहानी? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां तो हमने उनका नामकरण कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 3 4, n इज इक्वल टू 1 माने K शेल, n इज इक्वल टू 2 माने L शेल, n इज इक्वल टू 3 माने M शेल, n इज इक्वल टू 4 माने N शेल। राइट, क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। यही मैं बड़ी देर से आप लोगों को बोल रही हूं। द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैविंग मिनिमम एनर्जी एंड द शेल फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस हैविंग मैक्सिमम एनर्जी। इसका मतलब है बेटा कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे बहुत सारे शेल्स हैं। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, जो शेल्स की एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। देखो क्या लिखा है, द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो सबसे पास है उसकी मिनिमम एनर्जी है, एंड जो न्यूक्लियस से सबसे दूर है उसकी मैक्सिमम एनर्जी है। तो मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, जो शेल्स की एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। अगर ये आपकी एनर्जी है E1, इसकी एनर्जी E2, इसकी एनर्जी E3, इसकी एनर्जी E4, तो एनर्जी कैसे है, E1 से बड़ी E2, देन E3, देन E4। मतलब जैसे जैसे आप बाहर जाते जा रहे हो एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो ये सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। क्लियर है? समझ आ गई है कहानी? पूरा मॉडल अच्छे से क्लियर हो गया है, तीनों मॉडल्स डन है। तो जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से नीचे कमेंट्स में क्या करेंगे, एटम बना देंगे। कोई भी ऐसा करो तुम चैट में ना क्या करना, कमेंट बॉक्स में पिंक कलर, पिंक नहीं तुम ब्लू ही ले लो, ठीक है। तुम ब्लू कलर का ऐसे सर्कल सा बना देना, उससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मॉडल्स ऑफ एटम तक सब समझ आ गया है, अच्छे से क्लियर हो गया है, रिवीजन हो गई है। तो चलिए बच्चा, अब हम आगे बढ़ते हैं
एंड कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है मेरे पास एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर, जब तक मैं लिख नहीं हूं, अगर कोई नीचे कमेंट से बताना चाहता है तो पॉज करके बता दो। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। एंड एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। ओके, सो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज 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 इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, ठीक है, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर वो कब होता है? ओनली इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। क्योंकि बेटा न्यूट्रल एटम कौन है? न्यूट्रल एटम पे चार्ज नहीं है, उस पे कोई चार्ज, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज अ होल। क्यों? क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज है, प्रोटॉन्स की वजह से जो चार्ज है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गया, इट बिकेम न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर होता है। तो अगर मैं कह रही हूं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज, हर केस में, बट इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चा, समझ आ गई कहानी? तो ये रहे आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ये रहे इनके एटॉमिक नंबर। हाय हेलो लिसन भोले बच्चों, सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अलादीन से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली, ये आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर हैं, राइट। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है कहानी? तो चलिए अब हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। ओके, देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोहर एंड बरी। अब कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ये किसने बताया था, किसने सजेस्ट करा था? बोहर एंड बरी ने। अब सबसे पहले जो हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ रही थी वो थी कि यार शेल्स है, ठीक है, अब शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब हम अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन भरें फिर बाहर की तरफ जाएं, या फिर हम बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन भरें एंड अंदर की तरफ आएं। तो मतलब प्रॉब्लम क्या थी कि हम अंदर से बाहर की तरफ फिलिंग करें या बाहर से अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें इन द शेल्स। तो देखिए उसका सॉल्यूशन देखिए, इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट अ सिस्टम इज मोस्ट स्टेबल व्हेन इट हैज द मिनिमम एनर्जी। कोई भी सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पे कब होता है? जब उसके पास मिनिमम एनर्जी होती है। आप सबसे ज्यादा टिक के बेड पे कब बैठते हो? जब आप में एनर्जी नहीं होती, पूरा दिन थक गया, स्कूल गया, फिर ट्यूशन, मेरा वो थक गया, बहुत थक गया, मेरे को बेड से हिलाना नहीं है, मैं बेड पे बिल्कुल स्टेबल होकर बैठा, मुझे हिलाना मत। आप बिल्कुल टिक के कब बैठते? जब आप में मिनिमम एनर्जी होती है। सो द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द लो एनर्जी लेवल्स फर्स्ट। Now K shell is at the lowest energy level, so first of all electrons fill the K shell, then L, M, N and so on। तो बच्चा आपकी फिलिंग कैसे होती है? in to out। देखो मैं इसको आपको समझाती हूँ। Let us suppose ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एक शेल, दो शेल, तीन शेल। अब सपोज करो, ठीक है, ये तो हो गया आपका के एल एम एम। सपोज करो के शेल की एनर्जी कितनी है? 5 यूनिट्स, इसकी एनर्जी है 10 यूनिट्स, इसकी एनर्जी है 15 यूनिट्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो केस 1 मैंने ले लिया, केस 1 में मैंने फिलिंग करी के शेल से और बाहर की तरफ, मतलब केस 1 फिलिंग फ्रॉम इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो डाल दी यहाँ पे और तीसरा इलेक्ट्रॉन डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी हुई? 5 + 5 10 + 10 दैट इज 20। तो जब मैंने फिलिंग करी के शेल से स्टार्ट, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई सिस्टम की? 20 यूनिट्स हो गई। अब ले लेते हैं केस 2। केस 2 में मैंने फिलिंग करी बाहर के शेल से एंड मैं गई अंदर की तरफ। तो केस 2 है आउट टू इन, ठीक है। केस 1 है आपका इन टू आउट और केस 2 है आपका आउट टू इन। अब मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। लेट अस सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे डाले और मेरे को टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। सपोज करो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डाले और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे डाला। तो अब इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 15 + 15 + 10 which gives me
40 यूनिट्स, 15 + 15 30 + 10 दैट इज 40 यूनिट्स। तो जब बेटा आप इन से आउट फिलिंग कर रहे थे तो सिस्टम 20 यूनिट्स एनर्जी पे था, एंड जब आप आउट से इन फिलिंग कर रहे थे यानी कि बाहर से स्टार्ट करा एंड इनवर्ड्स आपने फिलिंग करी तो सिस्टम की एनर्जी है 40 यूनिट्स, एंड सिस्टम अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे तब रहता है जब उसकी एनर्जी मिनिमम होती है। देखिए, इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट अ सिस्टम इज मोर स्टेबल व्हेन इट हैज द मिनिमम एनर्जी। तो कम एनर्जी कहां पे है? कम एनर्जी है इस केस में जब आप अंदर से बाहर की तरफ फिलिंग कर रहे हैं। तो जो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया था साइंटिस्ट के कि यार इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है, के शेल से स्टार्ट करेंगे और बाहर की तरफ जाएंगे या फिर बाहर वाले शेल से स्टार्ट करेंगे और अंदर की तरफ आएंगे। सो द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, हम फिलिंग करते हैं अंदर से बाहर की तरफ। क्लियर है कहानी? चलिए, बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चा हमारे को रूल्स देखने होते हैं बेसिकली फॉर फिलिंग, है ना, फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहला रूल क्या है आपके पास? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। आप अपनी मन मर्जी से किसी भी शेल में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते कि चल यार के शेल में 10 इलेक्ट्रॉन डाल दो, एल में 5 डाल दो, हो गया। नहीं, आप अपनी मन मर्जी से किसी भी शेल में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते। किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n² वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर। ठीक है, तो के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8, एम में 18, एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एंड सो ऑन। आप निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला 2n²। चलिए नेक्स्ट है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। अब सपोज करो बच्चा आपके पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, यानी कि उसमें 12 प्रोटॉन्स हैं, बट क्योंकि हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो उसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे शेल्स में फिल करना है, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो ना बेटा इन वेरियस शेल्स, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो अगर मैं मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो KLM, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में 8, 2 8 18। ठीक है, चलिए अब करेक्ट वे क्या है बेटा कि आपने स्टेप वाइज फिलिंग करी है। पहले आपने के में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले, फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2। ठीक है, स्टेप वाइज फिलिंग करी है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार 12 इलेक्ट्रॉन्स ही तो डालने हैं, चल ऐसा करते हैं के शेल को बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं, एम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं। 8 और 4 भी तो 12 ही होता है, और इसकी कैपेसिटी तो वैसे ही 18 की है, 4 तो डल ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8। किसी ऑर्बिट की, किसी शेल की कैपेसिटी चाहे 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स की भी क्यों ना हो बच्चा, बट अगर वो शेल आपका आउटर मोस्ट शेल बन जाता है तो उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बिकॉज जब आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। देखिए, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल मेक्स द एटम वेरी स्टेबल। तो चाहे किसी ऑर्बिट की, किसी शेल की कैपेसिटी कितने भी इलेक्ट्रॉन्स की क्यों ना हो, बट अगर वो आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। मैम लेट अस सपोज मेरे पास कोई ऐसा एटम है जिसके पास एक ही शेल है, यानी कि के शेल है। के शेल में तो मैम अभी आपने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब ये के शेल तो आउटर मोस्ट शेल है ना, एक ही शेल है तो आउटर मोस्ट शेल तो हो ही गया। मैम अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे क्या? भाई तीसरा रूल देख रहे हो तो ये थोड़ी ना पहला रूल भूल जाओगे। के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर मैं बात करती हूं द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, बट के शेल के केस में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। देखिए, इफ हाउएवर द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज द फर्स्ट शेल और द के शेल, अगर किसी एटम के पास एक ही शेल है यानी कि के शेल ही है तो वही उसका आउटर मोस्ट शेल भी बन गया। तो अब ये नहीं कि तुम आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ठूस के डालोगे। अगर आपके पास के शेल है तो वहां पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। के शेल के अलावा कोई भी शेल हो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट के शेल के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए, इफ हाउएवर द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज द फर्स्ट शेल और द के शेल, देन इट कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड जब आपके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको बोलते हैं कि ऑक्टेट पूरा है, एंड जब आपके के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो उसे हम डुप्लेट बोलते हैं। अभी मैं आगे समझाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी? तो चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना देखते हैं। एक बार इसको देख लो।
द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स और एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को वेरियस शेल्स में फिल करते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स। ठीक है, तो चलिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना देखते हैं। बात अगर मैं करती हूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, यानी कि उसमें एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल एटम की बात हम कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को मैंने कहां पे डाल दिया, के शेल में डाल दिया। देखिए के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, एल शेल की 8, फिर 2, 8, 18 एंड देन 32। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, के, एल, एम, एन इन शेल्स के आगे इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी लिख लें, उससे आसानी रहती है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने के शेल में डाल दिए। लिथियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर है 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 मैंने यहां पे डाले, 1 मैंने यहां पे डाला। बेरिलियम एटॉमिक नंबर है 4, 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स 2,2। ऐसे करते करते बेटा हम आर्गन तक पहुंच जाएंगे। एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम का भी मैं लिख देती हूं। एक बार चलो सोडियम का बता देती हूं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां डाले, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां डाले, टोटल 10 हो गए, 11वां इलेक्ट्रॉन मेरा यहां चला गया। राइट, चलिए अब बात अगर हम करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2,8,8,1। ठीक है, 2 + 8 10 + 8 18 + 1 19। कैल्शियम की अगर मैं बात करती हूं, एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2। क्लियर है, कहानी डन है। एक बार मैं साइड हो रही हूं, इस टेबल को देख लो। देख लिया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाई है, अगर हम उसको ऐसे शेल्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, ये रहा न्यूक्लियस, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में ये रहा न्यूक्लियस, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम की बात करूं तो ये रहा आपका के शेल, ये रहा आपका एल शेल, तो 2,1 2,2 एंड सो ऑन। ठीक है, हम ये कर सकते हैं बेटा, बहुत अच्छे से हमें आता है। चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस करते हैं येट अगेन एन अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी से हम थोड़े बहुत रूबरू होते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 में, बट चैप्टर नंबर 4 में हम रियल सेंस में समझ पाते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। अब वैलेंसी को समझने से पहले छोटी छोटी चीजें कुछ समझनी जरूरी है। The electrons present in the outermost shell of an element are called valence electrons and the outermost shell is called valence shell। बेटा जो आपका outermost shell होता है, लेट अस सपोज अगर मैं बात करूं सोडियम की, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8,1 KLM, तो जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो आपका वैलेंस शेल कहलाता है एंड उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। सो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हल्के में मत लेना भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चीफ गेस्ट है हमारे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये कौन डिसाइड कर रहा है, कौन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द कंबाइनिंग कैपेसिटी और द वैलेंसी ऑफ द एटम। भाई कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कितने के साथ कंबाइन करेगा, वॉट एवर दिस इज, वो कौन देख रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं। Elements having the same number of valence electrons in their atom possess similar chemical properties। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर रिस्पॉन्सिबल है केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, तो जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सिमिलर रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एल्कली मेटल्स की बात करूं, दे हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स। ठीक है, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। देखो लिथियम 2,1, सोडियम 281, पोटेशियम 2881, तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 111, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। बट जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। सोडियम हो गया आपका 281, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं बात करती हूं लेट अस सपोज आप अल्यूमिनियम ले लो, अल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 283, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे चीफ गेस्ट हैं। अब बारी ये आती है ये समझने की कि आखिरकार एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, बट कंबाइन करना क्यों है,
कंबाइन इसलिए करना है बच्चा ताकि वो क्या अचीव कर सके, ताकि वो अचीव कर सके स्टेबिलिटी, ताकि वो क्या अचीव कर सके, स्टेबिलिटी अचीव कर सके। अब हमारी लाइफ में हम कुछ भी काम कर रहे हैं वो इसलिए है कि हम लाइफ में स्टेबिलिटी अचीव कर सके। मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि आगे जाके खूब पैसे कमाएंगे, जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। पेरेंट्स हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि हमारे जीवन में स्टेबिलिटी रहे, पूरा फैमिली स्टेबल रहे। हम हेल्दी खाना खाते हैं कि हमारी बॉडी जो है स्टेबल रहे, हम स्टेबल रहे। तो जो भी हम कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कर रहे हैं यार। यस, वैसे ही एटम्स को भी स्टेबिलिटी अचीव करनी है। अब इनके लिए स्टेबिलिटी का मतलब पैसा नहीं है, इनके लिए स्टेबिलिटी का मतलब है ऑक्टेट या फिर डुप्लेट पूरा होना। ऑक्टेट का क्या मतलब होता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना। डुप्लेट का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास के शेल है तो के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डुप्लेट। सो डुप्लेट की बात हम कब करते हैं, इन केस ऑफ के शेल। कहीं तुम बोलो कि मैम ने तो कहा था डुप्लेट से भी स्टेबिलिटी मिलती है, तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है, यहां पे ना 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं, हम बोलेंगे ये डुप्लेट पूरा हो गया, स्टेबिलिटी मिल गई। बट बेटा डुप्लेट की हम बात केवल और केवल के शेल के केस में करते हैं, उसके अलावा हम ऑक्टेट की बात करते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना। तो ये होता है स्टेबिलिटी का मतलब। एंड इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एटम्स क्या कर रहे हैं, एटम्स कंबाइन कर रहे हैं। अब ये स्टेबिलिटी कैसे अचीव करी जा सकती है, ये स्टेबिलिटी अचीव करी जा सकती है 3 तरीकों से। या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो देखिए, इन ऑर्डर टू बी स्टेबल द ऑक्टेट या डुप्लेट इन केस ऑफ के शेल शुड बी कंप्लीट। एंड उसके 3 तरीके हैं बच्चा, या तो आप इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, गेन कर दो, या फिर शेयर कर दो, ठीक है। अब समझते हैं कि इससे हम वैलेंसी पे कैसे पहुंचे। लेट अस सपोज मैं बात करूं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन होगी 281। अब ये क्या करता है, ये ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। अब इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले और बन जाए 2,8,8, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और बन जाए 2,8। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से काफी आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन होगी 287। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है। फिर से इसके पास 2 ऑप्शंस है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ये अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4। इसे क्या करना है बेटा, इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, ठीक है। कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। ओके, तो अब क्या हो रहा है, यहां पे स्टेबिलिटी अचीव हो रही है या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके, या फिर शेयरिंग करके, जो कि मैंने आपको बताया कि आप स्टेबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके, या फिर शेयर करके। तो अब प्यारे बच्चों, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या है, बहुत अच्छे से देखेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, gained या shared by the atom of an element so as to complete its octet या duplet in case of K shell is called valency of the element। किसी भी एटम द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे गए, गेन करे गए, या फिर शेयर करे गए ताकि वो स्टेबिलिटी अचीव कर ले, वही क्या होती है, वही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है, वही उसकी वैलेंसी होती है। सोडियम ने क्या करा बच्चा, सोडियम ने 2,8,1 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करा ताकि वो ऑक्टेट पूरा कर ले, तो सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई, ठीक है। क्लोरीन ने क्या करा, क्लोरीन 2,8,7 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा ताकि वो स्टेबल हो जाए, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। क्लियर है। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी ताकि वो स्टेबल हो जाए, तो उसकी वैलेंसी 4 हो गई। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे गए, लूज करे गए, या फिर शेयर करे गए ताकि स्टेबिलिटी अचीव हो सके। स्टेबिलिटी माने ऑक्टेट या डुप्लेट इन केस ऑफ के शेल, वही क्या होती है, वही आपकी वैलेंसी होती है, ठीक है। चलिए,
तो वैलेंसी को हम एक तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, कॉन्सेप्ट समझा, वैलेंसी निकाली। और कुछ ट्रिक भी होती है हमारे पास वैलेंसी निकालने के लिए। क्या ट्रिक होती है? जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होते हैं उस केस में उनकी वैलेंसी किसके बराबर होती है? वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जिस केस में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 6 या 7 होते हैं उस केस में वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड भाई अगर मैं बात करती हूं नोबल गैसेस की, नोबल गैसेस का ऑलरेडी ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा है। भगवान ने उनको ऊपर से ही ऐसे भेजा है कि उनका ऑक्टेट डुप्लेट पहले से ही पूरा होता है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह ये सब आपकी नोबल गैसेस हैं, राइट। हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह इनके ऑलरेडी ऑक्टेट डुप्लेट पूरे हैं, इनके पास बंगला है, इनके पास गाड़ी है, इनके पास माँ भी है। तो जब ऑलरेडी इनके ऑक्टेट डुप्लेट पूरे हैं, ऑलरेडी ये स्टेबल है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्यों ही कंबाइन करेंगे किसी और से? तो कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 यानी कि वैलेंसी 0। क्लियर हुई है कहानी? समझ आया है कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए वैलेंसी क्लियर हो गई है तो ये आप वैलेंसीज देख सकते हैं बच्चा। इस टेबल में वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज गिवन टू यू। चलिए अब हम पढ़ते हैं मास नंबर को। अब हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग से छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चा मास नंबर की। अब एटम के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन का मास 16 के बराबर है, इतना तो हम समझ चुके हैं। तो बेसिकली आपके जो एटम का मास है वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। अब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस में होते हैं, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। सो मास नंबर किसके बराबर होता है बेटा? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। क्लियर हो गई बच्चा? इतनी कहानी डन है। सो मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर, है ना। तो यहां पे मैं z लिख दूंगी क्योंकि एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। प्लस आपके पास आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज n। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन बन गया a इज इक्वल टू z प्लस n। तो आप इससे आपको कोई भी दो चीजें दे रखी होंगी, तीसरी आप निकाल सकते हैं। चलिए भाई इतनी कहानी समझ आ गई। अब आते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करा जाता है बच्चा? लेट अस सपोज मैंने कोई भी सिंबल ले लिया x, एक जनरलाइज्ड है ना सिंबल बनाते हैं। मैंने ले लिया x। अब ऊपर लिखा जाता है बच्चा आपका मास नंबर एंड नीचे लिखा जाता है आपका एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर किसके बराबर होता है? मास नंबर इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर इज जस्ट प्रोटॉन्स। तो अगर मैं a माइनस z कर दूं, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, सो इट विल गिव मी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये एक ट्रिक है बेसिकली। जब हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कहेंगे भाई ये तुम्हारे को दे रखा है, बताओ न्यूट्रॉन्स कितने? सिंपल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर दो बिकॉज a माइनस z गिव्स यू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल को? ऊपर आता है मास नंबर, नीचे आता है एटॉमिक नंबर। इसको लर्न भी कैसे कर सकते हैं? A to Z, A ऊपर Z नीचे, राइट। क्लियर है कहानी बच्चा? डन है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये तो, है ना, बिल्कुल सिंपल है। चलिए अब बढ़ा जाए आगे एंड हम आ चुके हैं अपने चैप्टर के बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में, दैट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स वाले टॉपिक पे। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? आइसोटोप्स आर atoms of the same element having same atomic number different mass number। इसको समझते हैं। आइसोटोप्स क्या है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। लेट अस सपोज मैंने कार्बन एलिमेंट ले लिया तो कार्बन के उसमें एटम्स आ गए। अब ये है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। क्योंकि ये सेम एलिमेंट के ही एटम्स है तो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा। तो इनका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 6 6 and 6। Atoms of the same element having same atomic number different mass number। mass number क्या हो जाता है इनका? different हो जाता है। इसका 12, इसका 13, इसका 14। तो ये हो गए बेटा आपके आइसोटोप्स। atoms of the same element having same atomic number different mass number। ठीक है, तो चलिए इसका टेबल बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूं बच्चा प्रोटॉन्स की, ठीक है, प्रोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की एंड न्यूट्रॉन्स की। तो चलिए टेबल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉन्स इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स कितने हो गए इन तीनों में? 6 6 6।
ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल एटम है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स भी आपके 6 हो गए। अब न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यस, तो 12 माइनस 6 कितना होता है, 6, यहाँ पे आपके 7 और यहाँ पे आपके 8 न्यूट्रॉन्स। तो प्यारे बच्चों, इनमें आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स आपके सेम हैं, आइसोटोप्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम हैं। तो ये आइसोटोप्स बने क्यों, ये आइसोटोप्स आपके इसलिए बने क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, अलग अलग है, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, तभी इनका मास नंबर अलग हो गया एंड ये आपके आइसोटोप्स बन गए। ठीक है, सो देखिए, in nature most of the elements have a number of atoms which have the same atomic number, different mass number, वो आपके isotopes होते हैं। Isotopes of an element have the same atomic number because they contain the same number of protons and electrons, यही मैंने आपको बताया। Isotopes of an element have different mass number because they contain different number of neutrons, तो इससे क्लियर हो जाता है कि isotopes of an element differ in the number of neutrons। क्लियर है कहानी, बहुत ही सिंपल है। यस, चलिए अब एक बार क्लोरीन के आइसोटोप से रूबरू हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, ये इनके एटॉमिक नंबर है, मतलब दोनों में 17 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन्स दोनों में 17 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों में 17 हो गए। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे दोनों में, एक में 18 एंड एक में 20 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला विल गिव यू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला विल गिव यू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो आइसोटोप्स में डिफरेंट क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, बात अगर हम करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, तो हाइड्रोजन में आपके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, H11, H12, H13। तो सब में क्या है, प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम है 111, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है 111, न्यूट्रॉन्स आप देख सकते हैं 0, 1 एंड 2। ठीक है बच्चा, आइसोटोप्स की कहानी आप लोगों को समझ आ रही है, राइट। कार्बन के आइसोटोप्स भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, since all the isotopes of an element have identical electronic configuration containing the same number of valence electrons, therefore all the isotopes of an element show identical chemical properties। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, बिल्कुल बढ़िया, यस, समझ आ गया है। तो अब आइसोटोप्स के केस में क्या है, आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक नंबर आपका सेम रहता है आइसोटोप्स में, मतलब आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स का नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गई, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, सेम हो गई। सो आइसोटोप्स में क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, जो कि आइसोटोप्स में आपके सेम होते हैं, बिकॉज आइसोटोप्स आर सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। बट अगर मैं बात करती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके मास पे डिपेंड करती हैं, एंड आइसोटोप्स में मास नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो जाती हैं, स्लाइटली डिफरेंट हो जाती हैं। देखिए, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द मास। Now due to the presence of different number of neutrons, the mass of isotopes is slightly different. Since the mass of the isotopes is slightly different, the physical properties of the isotopes are slightly different. Thus, the various isotopes of an element can have slightly different physical properties like density, melting point, etc. Clear है कहानी आइसोटोप्स की। चलिए अब अगर आइसोटोप समझ आ गया है तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या फिर एवरेज एटॉमिक मास, AAM, आम। ठीक है, अब ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या फिर एवरेज एटॉमिक मास क्या है, आपने देखा होगा कि क्लोरीन का मास हम क्या लिखते हैं, 35.5 डेसिमल में लिखते हैं, तो वही क्या है आपका, वही है आपका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या फिर एवरेज एटॉमिक मास। अब इसको समझो, देखो यार, क्लोरीन में आपको पता है 2 आइसोटोप्स हैं, एक आपका क्लोरीन 35 है एंड एक क्लोरीन 37 है। लेट अस सपोज मैंने क्या करा, मैंने क्लोरीन एलिमेंट ले लिया। अब मैंने क्लोरीन एलिमेंट लिया है, इसमें क्लोरीन के एटम्स होंगे, है ना, इसमें क्लोरीन के एटम्स होंगे। अब कुछ एटम्स 35 हैं, कुछ एटम्स 37 हैं, तो मैंने कहा यार क्लोरीन एटम का मास कितना रखूं, 35 रख दूं तो 37 वाले बुरा मान जाएंगे, 37 रख दिया तो 35 वाले बुरा मान जाएंगे। मैंने कहा चलो ना 35 ना 37, 36 रख देती हूँ। फिर लड़ाइयां होने लगी, 35 वालों ने बोला हम तो ज्यादा मेजोरिटी में हैं, हमारे को ज्यादा प्रायोरिटी दो, एटसेट्रा एटसेट्रा, हमारा परसेंटेज ज्यादा है। तो क्या होता है बच्चा, क्लोरीन 35 जो है ना वो आपका कितना प्रेजेंट होता है, उसकी 75% अबंडेंस है,
एंड क्लोरीन 37 की 25% अबंडेंस है। यानी कि अगर मेरे पास 100 क्लोरीन एटम्स हैं तो उसमें से 75 क्लोरीन एटम्स कितने होंगे, क्लोरीन 35 वाले होंगे, एंड 25 क्लोरीन एटम्स कितने होंगे, क्लोरीन 37 वाले होंगे। तो जिनका नंबर ज्यादा है उनके मास को भी प्रायोरिटी मिलनी जरूरी है। तो इस केस में अगर मैं फिर क्लोरीन का मास निकालूं तो मैं क्या निकालूंगी, एवरेज एटॉमिक मास, यानी कि आम। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 75% ऑफ क्लोरीन 35 प्लस 25% of chlorine 37. So this will give me 75 upon 100 into 35 plus 25 upon 100 into 37 which comes out to be 35.5. ठीक है, तो ये हो गया क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक क्लोरीन एटम का मास डेसिमल में है, 35.5 है, नहीं। इसका ये मतलब है कि अगर मैंने ऐसे हाथ भर के क्लोरीन के एटम्स निकाले हैं तो उसमें जितने भी क्लोरीन हैं उन सभी के मासेस का अगर मैं एवरेज निकालूं सो इट विल कम आउट टू बी 35.5। मैंने क्या बोला, आइए देखते हैं। The mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atoms of that element. If an element has no isotopes, then the mass of its atom would be the same as the protons and neutrons का sum. But अगर किसी एलिमेंट की आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं तो उस केस में हमारे को परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोपिक फॉर्म लेनी होती है। अब अगर मैं क्लोरीन में 35.5 निकालूं तो उसका क्या मतलब है, दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज अ मास ऑफ 35.5। इट मीन्स दैट इफ यू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन, मैंने ऐसे हाथ भर के क्लोरीन ले लिया, it will contain both the isotopes of chlorine and the average mass is 35.5। मैंने भर के क्लोरीन ले लिया, उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सभी के मासेस का मैं एवरेज निकालूं so it will come out to be 35.5, है ना। it means that if you take a certain amount of chlorine it will contain both the isotopes of chlorine, दोनों होंगे, and the average mass, and उनके मासेस का एवरेज कितना आएगा, 35.5 आएगा। क्लियर है कहानी बच्चा, डन है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो बहुत बढ़िया, चलो अब आप जो है आइसोटोप्स की एप्लीकेशन देख लो। यूरेनियम का आइसोटोप इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। चलिए आइसोबार्स पे अब हम चलते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा बट मास नंबर उनका सेम रहता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर। Isobars are atoms of different element having different atomic number, same mass number. Isobars have different number of protons in their nuclei, but the total number of nucleons यानी कि protons plus neutrons is same in them. Obviously mass number same है। An example of isobar is argon and calcium। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, समझ हमें आ गया है। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स को डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यस, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। अब अगर मैं आइसोबार्स की बात करती हूँ बेटा, तो आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी कि आइसोबार्स में प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होती है, यानी कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, समझ आ गया हाँ कि ना। क्या करेंगे बच्चा, चैट में जल्दी से आग लगाएंगे अगर आपको यहां तक सब समझ आ गया है, क्योंकि अगर आपने आग लगा दी है मतलब आपका जोश हाई है। एंड अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेगमेंट की तरफ, तो जल्दी से कमेंट्स में आग लगा देंगे। ठीक है भाई, टेम्परेचर बढ़ चुका है कमेंट बॉक्स का। सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन मैग्नीशियम एटम। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना है, जिसके लिए मुझे सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तभी उसमें कितने प्रोटॉन्स है एंड देन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मुझे पता लगेंगे, देन उन इलेक्ट्रॉन्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, यानी कि उसमें 12 प्रोटॉन्स हैं। हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो मतलब 12 ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब मुझे उन 12 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। KLMN 2 8 18 32, ये हमेशा लिखिए, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। सो 282 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसका आंसर आप देंगे कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 2, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ, ठीक है, ए बी सी डी। बताओ जरा कमेंट्स में क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा। एंड देन जब हम इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस है बच्चा आप अपने मार्क्स बताएंगे कमेंट्स में कि कितने क्वेश्चंस आपको उनमें से आते थे, कितने आंसर्स आपको आते थे और क्वेश्चन देखते ही आपने उसका आंसर कर दिया था, ठीक है। सो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। बहुत ही बढ़िया, ये तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही सेशन के बता दिया था। चलिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट एक्स इज 15, ठीक है, उसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 15 है, ठीक है, कोई भी चार्ज आयन ऐसा कोई वर्ड नहीं दे रखा, मतलब हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। अब अगर उसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 15 ही प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि आपका एटॉमिक नंबर कितना बन गया, 15 बन गया। अब आपको जब भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो ऊपर आपका मास नंबर, नीचे आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पता लग गया, अब मास नंबर चाहिए। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो कितना हो गया, 15 प्लस 16 है ना, 15 उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, 16 न्यूट्रॉन्स है, विच विल गिव मी 31। तो अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये उसका सिंबल जो भी है, राइट, ऊपर आएगा आपका 31 एंड नीचे आएगा आपका 15, राइट। सो x 31 15, x 31 16, x 16 15, x 15 16, करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, हाँ कि ना, यस। चले फिर आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोड दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, ये थोड़ा ना बताया था उन्होंने। द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, सही बात है। न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन की तो बात नहीं है बच्चा। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, ये भी सही है। सो व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, एंड सेकेंड एंड फोर्थ आपको दिख रही है ऑप्शन बी में। सेकेंड है ना, द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, will chlorine 35 and chlorine 37 have different valencies? Justify your answer। बच्चा वैलेंसी निकालनी है, वैलेंसी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे तो वैलेंसी आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि ये जो आपके क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 है, ये क्या है, ये आपके आइसोटोप्स हैं, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट इनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो अगर इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो मतलब ये जो आपके दोनों आइसोटोप्स हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, ठीक है। हम जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17, तो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। दोनों में ही 17 प्रोटॉन्स हैं, दोनों में ही 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों की ही कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है, तो दोनों की ही वैलेंसी कितनी हो गई बच्चा, दोनों की ही वैलेंसी हो गई 1, ठीक है। तो विल 37 एंड क्लोरीन 35 हैव डिफरेंट वैलेंसीज, नो भाई, इनकी वैलेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, और हमने अपना आंसर भी जस्टिफाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। What information do you get from figure 4.4, मतलब जो भी आपकी फिगर है, about the atomic number, mass number and valency of atoms x and y, ठीक है। तो चलिए भाई, ये रहा x एंड ये रहा y, क्या क्या बताना है, एटॉमिक नंबर बताना है यानी कि Z, मास नंबर बताना है यानी कि A, एंड वैलेंसी बतानी है, उसको हम V लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ओके, लेट्स गो। यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि x में क्या है बच्चा, 5 प्रोटॉन्स है, एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो x का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, x का एटॉमिक नंबर हो गया 5, ओके। चलिए अब इसमें 6 न्यूट्रॉन्स है, आपको पता है कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स गिव्स यू द मास नंबर, तो 5 प्लस 6 यानी कि 11, तो ये तो हो गया उसका मास नंबर। अब वैलेंसी हमें लिखनी है, वैलेंसी कितने के बराबर हो जाएगी बच्चा, इसमें 5 प्रोटॉन्स है, न्यूट्रल एटम है तो 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो कॉन्फ़िगरेशन आती है 2,3, तो वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी हो गई 3। जब आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 होते हैं तो वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। चलिए बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, Y की। Y में 8 प्रोटॉन्स है तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8 हो गया, ओके। अब 10 न्यूट्रॉन्स है तो 8 + 10 दैट इज 18, ये हो गया उसका मास नंबर। अब 8 प्रोटॉन्स है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हुए, 8 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने करी तो कितना हो गया बेटा, 2,6,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,6, तो वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी हो गई 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच इज 2। ठीक है, तो ये हो गए आपके एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड वैलेंसीज ऑफ एक्स एंड वाई। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख के मास नंबर आ जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख के एटॉमिक नंबर आ जाएगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दो तो मास नंबर आ जाएगा, प्रोटॉन्स है यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, उससे वैलेंसी आ जाएगी। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, राइट। चलिए, calculate the number of neutrons present in the nucleus of an element which is represented by 31x15। तो मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका मास नंबर, ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला गिव्स यू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप इसका आंसर निकाल के कमेंट्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट गिवन इन कॉलम ए विद द कंट्रीब्यूशंस गिवन इन द कॉलम बी। अब रदरफोर्ड ने क्या करा था बच्चा, रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ इंडिविजुअली एटम स्टेशनरी ऑर्बिट्स कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने क्या दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस दिया था, बिल्कुल सही बात है। थॉमसन ने क्या करा था, इंडिविजिबिलिटी नहीं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स नहीं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। ठीक है, डाल्टन ने क्या करा था, इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम्स, जिस बात से हमने अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करा था। यस, इससे बेटर ना हम पता क्या कर सकते हैं, रुको, एक ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है, उससे समझना आसान हो जाएगा। रदरफोर्ड ने क्या करा था, रदरफोर्ड ने कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस दिया था, है ना, ये आसान है ना ज्यादा। चलिए, जे थॉमसन ने क्या करा था, जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट कलर ले लेते हैं येलो। डाल्टन ने क्या करा था, डाल्टन ने बोला इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में। ओके, बहुत बढ़िया। नील्स बोहर की बात करते हैं, नील्स बोहर ने स्टेशनरी ऑर्बिट्स की बात करी थी, ओहो सॉरी, नील्स बोहर ने स्टेशनरी ऑर्बिट्स की बात करी थी, बिल्कुल सही बात है। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने क्या करी थी, न्यूट्रॉन, ओहो, जेम्स चैडविक ने क्या करा था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, एंड गोल्डस्टीन की अगर हम बात करते हैं तो गोल्डस्टीन ने क्या करा था बच्चा, कनाल रेस। यस, डन है, क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा लग रहा ना, वो ऐसे ऐसे करते तो समझ ही ना आता। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The atomic number of calcium and argon are 20 and 18 respectively, but the mass number of both these elements is 40. What is the name given to such pair of elements? They are isobars। ये क्या है, ये isobars हैं जिनका atomic number different है, mass number same है। चलिए, अभी तो भाई मैं आपको आंसर बता रही हूँ, पेपर में आपको अच्छे से लिखना है। आइसोबार्स लिखा, फिर आइसोबार्स की पूरी तारीफें करी, सब करना, ठीक है। चलिए, fill in the blanks। Rutherford's alpha particle scattering experiment led to the discovery of, बिल्कुल जी हाँ, सही पकड़े हैं, न्यूक्लियस। नेक्स्ट, isotopes have same atomic number, different mass number। Neon and chlorine have atomic numbers 10 and 17 respectively, their valencies will be। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2,8, उसका ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि वैलेंसी क्या हो गई, 0 हो गई। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 287, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड या शेयर्ड इज द वैलेंसी, तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। नियॉन एंड क्लोरीन हैव एटॉमिक नंबर्स 10 and 17 respectively, their valencies will be 0 and 1। The electronic configuration of silicon A, silicon का atomic number 14, configuration 2,8,4, and that of sulfur, sulfur का atomic number 16, configuration 2,8,6। ठीक है, डन है, ये कॉमा ठीक से नहीं लगा, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, 2,8,6। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। An element X has mass number 4 and atomic number 2. Write the valency of this element। हमारे को वैलेंसी पता करनी है, जिसके लिए मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यस, तो यहां मुझे दे रखा है कि एटॉमिक नंबर 2 है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास 2, जब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, सिर्फ 2 हो गई, यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, डुप्लेट पूरा है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी 0। एन एलिमेंट X has mass number 4 and atomic number 2, write the valency of this element, वैलेंसी will be 0 because उसका ऑलरेडी डुप्लेट पूरा है, तो भाई क्यों ही कंबाइन करेगा किसी और के साथ। ठीक है, चलिए
Why do helium, neon and argon have zero valency? सिमिलर सा क्वेश्चन है बच्चा, बिकॉज इनके ऑक्टेट एंड डुप्लेट पहले से ही पूरे हैं, ठीक है, इनके ऑक्टेट डुप्लेट पहले से ही पूरे हैं, तो इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 0 है। चलिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी इज नथिंग बट वैलेंसी। What were the drawbacks of Rutherford's model of atom? हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिए हैं एंड मुझे बहुत अच्छे से पता है दैट माई स्टूडेंट्स कैन डू इट। ये WCDI का क्या मतलब है, वी कैन डू इट। आज के ही सेशन में बच्चा हमने बहुत अच्छे से डिटेल में सारी बातें करी हैं कि रदरफोर्ड का क्या ड्रॉबैक था, है ना, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेट करेगा, गिर जाएगा न्यूक्लियस में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब डिस्कस्ड है एंड आई नो दैट माई स्टूडेंट्स कैन डू दिस। What were the postulates of Bohr's model of atom? We can do this. कमेंट्स में लिख देंगे WCDI, वी कैन डू दिस। आज ही की क्लास में डिस्कस्ड है, नोट्स भी हैं बच्चा, एंड आई नो दैट माय स्टूडेंट्स कैन डू दिस। सो विद दिस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम आ गए हैं अपने इस सेशन के एंड पे। यस, तो हमारे सेशन का एम था कि हमें अपने चैप्टर को थरली रिवाइज करना है एंड देन अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छे से रिविजन हो गई है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, दोनों सवालों के जवाब है हाँ एंड हाँ, तो क्या करेंगे, कमेंट्स में आग लगा देंगे, तो उससे मुझे पता लग जाएगा दैट आपको सेशन जो है अच्छे से क्लियर हो गया है, सेशन आपको अच्छा लगा है। एंड विद दिस बच्चा हम इस सेशन को खत्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास में सब समझ आया होगा, मुझसे पढ़ने में मजा आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। टाटा, बाय बाय, सायनारा बच्चों।